हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लॉ टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम उस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी ने सुना है। इस एक्ट का नाम है एमपी अति आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। अरे बाप रे, ये कौन सा एक्ट आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज ये पता नहीं कौन सा एक्ट लेकर आ गई हर्षा। तो ये एक्ट का नाम आप सबने सुना है, सबने यूज भी किया है। मैं आपको बताती हूँ। जब कोरोना का टाइम था, कोरोना तो खैर अभी भी है, पर जब लॉकडाउन का टाइम था तब एसेंशियल कमोडिटीज बहुत बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था ये वर्ड। उसी से ये एक्ट आया है। मतलब एक्ट तो पहले से था, 1979 से एक्ट बना के रखा था, पर उसको जो उसकी जो असली यूटिलिटी समझ में आई वो कोरोना के टाइम पर आई। इसलिए एमपीपीएससी ने भी सोचा कि एडीपीओ वालों को इस सिलेबस में ये ऐड कर दो एक्ट। तो ये एक्ट का नाम है, अगर हम साधारण सी हमारी इंग्लिश भाषा में समझे, क्योंकि इसका एक्ट का नाम तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, अति आवश्यक सेवा विच्छिन्नता। तो अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये है एमपी अति आवश्यक मीन्स एसेंशियल सर्विसेज, एमपी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। और आप जिस भी बुक में देखेंगे आपको हिंदी में ही नाम मिलेगा, इसलिए एक्ट का नाम भी बेयर एक्ट में भी गैजेट में भी हिंदी में ही है। इसलिए हमको हिंदी में इस एक्ट का पूरा नाम याद करना है सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। खैर, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक्ट है, पहले तो हम बात कर रहे थे थोड़ी सी इसकी मतलब कि इस एक्ट क्या चाहता है, थोड़ा सा इसका ओवर ले लेते क्या चाहते हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो हमको प्रियम्बल देखना होता है उसका। प्रियम्बल, इस एक्ट का हम थोड़ा सा प्रियम्बल पे नजर डालते हैं। इसका प्रियम्बल बोलता है प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड पेनल्टी फॉर डिसरप्शन। कुछ आया क्या समझ में? मेरे को तो नहीं आया। तो हम इसको एक सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज है, जो भी एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जो कि हमने अभी अभी देखी है, तो अगर ये एसेंशियल सर्विसेज भी बंद हो जाएगी, वो भी काम नहीं करेंगी, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? दूध, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजों की हमको जरूरत है। हमारी डे टू डे लाइफ रुक जाएगी एसेंशियल सर्विसेज के बगैर। तो अगर ये सारे लोग भी काम करना बंद कर देंगे, हमारे जैसे लॉकडाउन बनाने लग जाएंगे, तो फिर वो कैसे अपना जीवन ही रुक जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है, ये एक्ट उन लोगों को प्रोहिबिट करता है कि आप काम करने से मना नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक्ट रिफ्यूजल टू वर्क को प्रोहिबिट करता है। और क्या क्या एसेंशियल सर्विसेज में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये सारी हम चर्चा इस एक्ट में करेंगे। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, हार्डली 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा, और हम कोशिश करेंगे कि एक छोटे से सिंप्लीफाई वे में इस एक्ट को हम कंप्लीट कर दें। तो आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले तो आपको पता ही है, हम पहले की पॉइंट्स देखेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिकली जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ जो कि एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे ये एक्ट आने वाले हैं। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको एसेंट किसने दी थी। अच्छा हाँ, एक और बात है, ये जो माइनर एक्ट है ये एमपी का एक्ट है। तो देखिए, जब कोई भी एक्ट होता है तो उसको एसेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट साहब देते हैं। पर जब एक्ट एमपी का है तो एसेंट कौन देगा? तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसको एसेंट किसने दी है? हमारे गवर्नर साहब ने दी है। और इसमें बहुत ही एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है
कि इस एक्ट में हमको सिर्फ एक ही डेट याद करनी पड़ेगी। इतनी सारी डेट्स याद कर करके तो पहले ही परेशान हो गए हैं। तो इसके एसेंट और केम इनटू फोर्स ये दोनों सेम है, झंझट ही खत्म। एक डेट याद करो, काम खल्लास। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 11 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है ही नहीं, 0। एक्ट नंबर क्या है? 10 है। शेड्यूल क्या है? 1 है। कितना अच्छा उन्होंने बना के दिया है, 11 0 10 1। आराम से आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि इस एक्ट में क्या है, 11 सेक्शंस में क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये तो आपको पता ही है, हर एक्ट का नाम पता तो होते ही है। नाम हम देख ही चुके हैं हमारे थंबनेल में। एक्सटेंट होल ऑफ एमपी में होगा, क्योंकि इसका ये जो एक्ट है ये एमपी का एक्ट है। कमेंसमेंट भी हम देख चुके हैं, 17 अप्रैल है, सिर्फ एक ही डेट याद करनी है। फिर आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 2। इसको आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि सेक्शन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पर सेक्शन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि ये इन्हीं चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे ये एक्ट अप्लाई होगा। तो उन्होंने 5 थिंग्स बताई है कि इन 5 थिंग्स पे ये एक्ट अप्लाई होगा। साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, मिनिस्ट्रियल। अब इन्होंने 5 थिंग्स बताई है। देखिए, जब कोरोना आया, कोरोना का वैक्सीन आया, तो अगर कोरोना में जो वैक्सीन आया है, अगर जो साइंटिस्ट है, अपने तारक मेहता के अय्यर साहब को देख लो, वो अगर घर बैठ जाएंगे, वो रिसर्च नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? कोरोना का वैक्सीन कौन बनाएगा? वो हमारे जैसे नॉर्मल सिटीजन्स की जैसे लॉकडाउन एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। साइंटिस्ट, टेक्निकलिटीज में जो काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटिव पार्ट में काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो, हमारे नगर पालिका को देख लो, उन्होंने रात दिन काम किया है, बल्कि ओवर टाइम करके काम किया है। क्यों किया है? हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और क्यों किया है? क्योंकि उनकी वो ड्यूटी बनती है। दे आर ड्यूटी बाउंड। अगर वो ही काम नहीं करेंगे तो हमारे फिर कैसे रेगुलर लाइफ कैसे चलेगी? तो इसलिए साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्रियल, इन 5 थिंग्स को बोला गया है कि इन चीज़ों पे ये एक्ट अप्लाई होगा। ये एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं। अब इस सेक्शन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्टेड देयर विद दिया है, कनेक्टेड देयर विद। इसमें कौन कौन क्या, इसका मतलब तो बता दो। तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन अटैच करा उसके साथ कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें इन्होंने फिर वापस से 5 थिंग्स लिख दी है। 5 थिंग्स अपन है नॉर्मल सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। बैरेट की लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखने की कोशिश करी है। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है तो क्या वो इंक्लूड होगा? यस, वो इंक्लूड होगा। अगर कोई टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहा है तो वो भी होगा। अगर कोई इमरजेंसी या अगर कोई कॉन्टिजेंसी वर्ड लिखा है बैरिक में, इमरजेंसी या कॉन्टिजेंसी में काम करता है तो क्या वो इंक्लूड होगा? यस, वो भी इंक्लूड होगा। अगर कोई डेली वेजेस पे काम करता है, इन्होंने लिखा है वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट। वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि जितना काम उतना दाम। डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं कि तुमने इतना काम किया तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, आज ज्यादा काम किया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, आज काम चोरी करी तो कम पैसा मिलेगा। इस टाइप का जो है डेली वेजेस का काम है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और वो सारे मॉनेटरी बेनिफिट जो मॉनेटरी बेनिफिट किससे रिसीव करते हैं? या तो स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं या ऐसी एजेंसी से करते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। तो इन 5 थिंग्स, मतलब 5 थिंग्स तो हमारे ऊपर की होगी और उसका उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। तो इन सारी चीजों पे एसेंशियल सर्विस एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये अप्लाई होगा। और इसका एक शेड्यूल भी इन्होंने दिया है। बैरेट के आप पीछे के साइड अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें दी है जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आती है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है सेक्शन 3, डेफिनेशन।
जनरली क्या होता है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी रहती है, पर जिस भी एक्ट में आप नोटिस करना जहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो पहले एप्लीकेशन देते हैं, फिर डेफिनेशन देते हैं। लाइक एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी है। तो इन एक्ट ये भी थोड़ा सा एक मेमोरी में याद रखना, बिकॉज एज ए लॉ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा याद रखना कि किन किन एक्ट्स में सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दिए और किन किन एक्ट में सेक्शन 2 में दिए। 90% ऑफ द चांसेस सेक्शन 2 और 1 का आपके सेम ही रहता है हमेशा। तो ये एक छोटी सी बात है। सेक्शन 3 डेफिनेशन। अब बहुत ही खुशखबरी की बात है। खुशखबरी क्या है कि इसमें सिर्फ 2 ही डेफिनेशन है, ज्यादा डेफिनेशन दी नहीं उन्होंने। और डेफिनेशन भी बहुत छोटी सी है। छोटी सी कैसे है? सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि एसेंशियल सर्विस क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि आप एसेंशियल सर्विस डेफिनेशन में तो नहीं मिलेगा, आप शेड्यूल उठा के देख लेना। तो आपको बैरेट का पीछे का पेज खोलिए और उस शेड्यूल में उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट दी है, मैं आपको बताती हूँ। एक लंबी सी लिस्ट दी है। ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने पीपीटी में ऐड भी किया था। एक ए बी और इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है। ये अगर आप चाहो अपने पर्सनल नॉलेज के लिए तो आप इसको देख सकते हैं। एक ये पूरा इन्होंने शेड्यूल बना के दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने एसेंशियल सर्विस क्या क्या है और उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पब्लिक हेल्थ, फूड ग्रेन्स, मिल्क, लाइफ स्टॉक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जा रही हूँ। फिर है हमारा रिफ्यूजल टू वर्क। रिफ्यूजल टू वर्क दिया गया है सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 में भी रिफ्यूजल टू वर्क की बात करी है, तो सेक्शन 5 प्रोहिबिट करता है। तो जब हम सेक्शन 4 और 5 देखेंगे तो वो देखेंगे। तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म, बस इतना सा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 4। सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जो सेक्शन 4 है वो ही मेन प्रोहिबिट कर रहा है, मेन जो जिस्ट है। सेक्शन 4 बोलता है पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्किंग सर्टन एसेंशियल सर्विसेज। जो एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, क्या वो रिफ्यूजल टू वर्क कर सकते हैं? तो ये बोल रहे हैं नहीं, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है। क्या पावर है? कि इनको रिफ्यूजल करने से मना करेंगे। तो अब कब कब करेंगे? या तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर है। बात एक ही है। अगर कोई नेसेसिटी है और कोई एक्सपीरियंट अगर ऐसा लगता है, किसको लगता है? स्टेट गवर्नमेंट को लगता है। तो ये क्या करेगी? या तो जनरल ऑर्डर पास कर देगी या स्पेशल ऑर्डर पास कर देगी, और ये कर देगी कि आप रिफ्यूजल टू वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्या ये ऑर्डर कितने टाइम के लिए इन्फोर्स रह सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ये जो ऑर्डर पास कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑर्डर कितने टाइम तक के लिए इन्फोर्स रह सकता है? तो 3 मंथ मैक्सिमम, ये जो है 3 मंथ तक के लिए ही इन्फोर्स रह सकता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? तो यस, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर मैक्सिमम उसे भी एक्सटेंड 3 मंथ तक के लिए ही कर सकते हैं। 3 मंथ एट वंस, मतलब एक बार में 3 महीने के लिए ही एक्सटेंशन कर सकते हैं। फिर अगर वापस एक्सटेंशन करना है तो फिर से एक नया ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो कलेक्टर के ऑर्डर्स आते थे कि आज इतने इतने बजे दुकान खुली रहेगी, मार्केट ओपन रहेगा, तो रोज ऑलमोस्ट डेली रोज ऑर्डर आते थे। तो उसके भी अलग 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 रीजंस होते थे। तो ये इसलिए ये जो ऑर्डर है ये हर 3 महीने में इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया 2 साल तक वो इन्फोर्समेंट में रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 3 मंथ, और एक्सटेंशन भी एट वंस 3 मंथ के लिए हो सकता है। अब ये जो भी है पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या उसको नोटिस करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे किस माध्यम से करना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बस ये है कि सारी जनता तक ये चीज पता चल जानी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 5।
सेक्शन 5 हमारी बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विसेज। सेक्शन 4 में हमने क्या बोला, रिफ्यूजल टू वर्क को हमने प्रोहिबिट किया है। अब इन्होंने सर्टेन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया है। रिफ्यूजल टू वर्क तो कर दिया है, अब इंसान हमने बोला कि आपको काम करना पड़ेगा, काम आप काम से छुट्टी नहीं ले सकते, काम पे तो आ गया। पर अब हम कौन है, हम इंडियंस है। इंडियंस क्या होते हैं, बहुत ही जुगाड़ी होते हैं। उन्होंने बोला कि हम काम पे तो जाएंगे पर हम काम ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने 7 चीजें बताई है, टोटल 7 चीजें। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 5 में कितनी चीजें है, तो टोटल 7 चीजें बताई है। क्या क्या बताई है, ऐसा कुछ भी, मतलब आप जॉब पे तो गए हो पर आपने बोला कि हमारा आज काम करने का मूड नहीं, हम आज काम नहीं करेंगे, सीसेशन ऑफ वर्क नहीं कर सकते। रिफ्यूज टू ओवर टाइम, जैसे पुलिस पर्सनल को आपने देखा होगा कि सारे पुलिस वालों ने ओवर टाइम किया था कोरोना के टाइम पे। जब लॉकडाउन लगा था तो वो लोग रोड पे आके लोगों को डंडे मार रहे थे, जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वो सब क्या किया, उनको पावर किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और उनको ओवर टाइम भी करना पड़ा। तो वो क्या मना कर सकते थे कि नहीं हम मना ओवर टाइम नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं कर सकते थे। वो क्या, किसी डैमेज, ये वाला जो क्लॉज है इसको आपको स्टार मार्क करना है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी अभी, पर अभी आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्या कुछ डैमेज कर सकते हैं, आज मुझे काम नहीं करना, वो स्ट्राइक करने लग गए कि हमको काम नहीं करना, टेबल फोड़ दिया, और जो भी लैपटॉप है वो लैपटॉप फोड़ दिया, कंप्यूटर फोड़ दिया। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का डैमेज डिस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, गो स्लो, पेन डाउन, टूल डाउन, बहुत सारी चीजें दी है। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं पर मक्कारी से कर रहे हैं, हम बस बैठे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हमने बोला कि आज हमारा काम करने का मूड नहीं है, वो तो फर्स्ट में हो गया था। पर मतलब इसमें क्या जिस इंटेंसिटी से काम करना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं कर रहे, गो स्लो कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेट कमिंग, कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, कोई अते पते ही नहीं इनके। ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, और ये क्या कर रहे हैं कि ये खुद तो काम कर रहे हैं पर ये किसी और दूसरे पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि तू क्यों काम करने जा रहा है, तू मत काम करने जा, उसको अबेट कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो भी 7 चीजें हैं, अगर कोई ये 7 चीजें भी करता है तो ये इसको भी इन्होंने क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया है। और ये क्या है, इसकी इन्होंने स्पेसिफिकली पेनल्टी भी दी है। चलो पेनल्टी भी साथ ही में देख लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। सेक्शन 7 पेनल्टी, देखिए मैंने आपके सिंप्लीफाई करने के लिए एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो 3 है, जो मैंने स्टार मार्क कराया था, अगर कोई डैमेज करता है, देखिए जो सारी चीजें हैं इसमें क्या हो रहा है कि एज ए प्रूडेंट पर्सन सोचिए कि सारी चीजें में क्या हो रहा है, बहुत ही मिनिमल खर्चा हो रहा है या जीरो खर्चा हो रहा है। पर अगर कोई डैमेज कर देता है, किसी का लैपटॉप खराब कर दिया, टेबल फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी डैमेज है, किसी भी टाइप का मिस्चीवियस काम किया है, तो उसकी पेनल्टी तो ज्यादा होना चाहिए। तो कॉमन सेंस से यूज कीजिए, जो डैमेज अगर कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है, ज्यादा दी है। ज्यादा कितनी दी है, अप टू 3 years और अप टू 5,000 का फाइन। पर अगर कोई बाकी की चीजें करता है, 1 2 4 5 6 7, ये सारी चीजें अगर कोई करता है तो उसको कम पनिशमेंट देंगे, अप टू 6 month ही देंगे और अप टू 500 तक ही देंगे। और इसमें बोध भी है, यहाँ पे बोध नहीं है। देखिए, इस यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अप टू लिखा है, इट मीन्स विच में एक्सटेंड टू, मीन्स ये 0 से लेके 6 month तक का भी हो सकता है, 1 घंटे की भी जेल हो सकती है और 6 month तक की भी हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी होगी, 6 month होगी, इसमें कितनी होगी मैक्सिमम, 3 years होगी। इसमें 500 रुपए तक का फाइन होगा। तो इसका ये मतलब है, ये क्या, लॉ में ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन है, अब सिर्फ एक, हाँ, सेक्शन उधर एक बच गया हमारा, सेक्शन 6 बच गया। सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 सिर्फ इतना बोलता है कि अगर
का जो ऑर्डर पास किया था सेक्शन 4 में, जो ऑर्डर पास किया था, किसने पास किया था? स्टेट गवर्नमेंट ने। उसकी अगर वैलिडिटी को चैलेंज करना है, उसकी मान्यता है कि नहीं है, उस पर्सन के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उस अथॉरिटी के पास वो ऑर्डर पास करने की मान्यता है कि नहीं है, जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, अगर इसको चैलेंज करना है तो कहाँ पे करेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेंगे, डीजे की कोर्ट में करेंगे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में करेंगे। ये सेक्शन 6 हमारा बोलता है, जो कि पीछे वाली स्लाइड में है। फिर हमारा 7 में पेनल्टी देख ली। अब 8, 9, 10, 11, बस अब 4 सेक्शंस और है। 8 बोलता है, सेक्शन 8 बोलता है पेनल्टी। पेनल्टी क्या बोलता है? देखिए, हम जनरली अबेटमेंट वर्ड देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली अबेटमेंट वर्ड नहीं यूज किया है, पर उसके कुछ सिनोनिम्स यूज किए हैं। अगर किसी को कोई इंसाइट करता है, इंड्यूस करता है, एड करता है, सपोर्ट करता है, या डिसरप्शन करता है, कोई मतलब वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से, किसी और पर्सन को अबेट कर रहा है ये सारी चीजें करने के लिए, तो उसको कितनी पनिशमेंट देंगे? तो उसको भी पनिशमेंट कितनी मिलेगी? सेम मिलेगी। जनरली अबेटर की पनिशमेंट अगर आईपीसी में देखे तो डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट दी है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या दी है? सेम दी है। तो एक काम हमारा एक और आसान हो गया कि पनिशमेंट कितनी मिलेगी? सेम मिलेगी। फिर सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 बोलता है कि ये जो ऑफेंस है ये क्या होगा? कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस होगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है, किसी आप सोचो कि किसी छोटे बच्चे को मिल्क की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको मिल्क नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शॉप बंद है, या शॉपकीपर ने मना कर दिया देने से कि मैं नहीं दूंगा, तो उसकी तो लाइफ रिस्क पे आ जाएगी ना। तो इसलिए ये क्या है कि बहुत ही सीरियस नेचर का ऑफेंस है। अगर कोई ऑर्डर का प्रोहिबिशन करता है तो वे कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल केसेस में जो पुलिस है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फिर सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 बोलता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस मीन्स इसका ट्रायल कौन चलाएगा? तो इसका पूरा जो भी ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होगा, वो कौन करेगा? कौन करेगा? जेएमएफसी करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका ट्रायल चलाएगा। और प्रोसीजर कौन सी फॉलो करेगा? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोसीजर कौन सी फॉलो होगी? तो प्रोसीजर हमारी फॉलो होगी, सीआरपीसी की प्रोसीजर फॉलो होगी। और किस चीज के लिए सीआरपीसी की प्रोसीजर फॉलो होगी? जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, ट्रायल हो रही है, एविडेंसेस कॉल हो रहे हैं, उन सब चीजों के लिए सीआरपीसी की प्रोसीजर जो दी है वो फॉलो की जाएगी। और सबसे लास्ट हमारा सेक्शन है, ये सबसे फेवरेट पार्ट होता है किसी भी एक्ट को, जब हम एंड करते हैं कि अब बस एक्ट खत्म हो गया, तो सेक्शन 11, रिपील। रिपील, ये एक्ट, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट को रिपील करके ये आया था। तो ये एक्ट, ये एक्ट का नाम पूरा सेम है, बस इन्होंने पहले वो अध्यादेश था, अध्यादेश को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और अधिनियम को हम बोलते हैं एक्ट। तो पहले ये ऑर्डिनेंस था, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग वो पे मत जाइए क्योंकि मैं माउस से लिख रही हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो अध्यादेश 1978, पूरा नाम पूरा सेम है, बस वो पहले अध्यादेश था और इसका जो ईयर है वो डिफरेंट है, पहले वो 1978 का था, फिर हमारा 1979 का ये एक्ट आया। तो फाइनली हमारा ये एक्ट खत्म हुआ, इसमें सिर्फ टोटल 11 सेक्शन है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। कीप स्माइलिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और अगर आपकी कुछ भी डिमांड है, कुछ भी आपको क्वेरी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बहुत जल्दी हम इंस्टाग्राम पे क्विज सिस्टम भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग सभी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, और सब मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।